हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बीबीए के सिलेबस में रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पार्ट 1 में। आई होप कि आपको ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में आपको पास आउट करने के लिए। और इस वीडियो के साथ साथ हमारे कुछ अटैच्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे जो वीडियो, वो भी आप रेफर करिएगा। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का टेबल बनाया जाता है, किस तरीके से कौन से आइटम्स कौन से हेड के अंदर में लिखे जाते हैं और किस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कैलकुलेशंस किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली ये कौन फॉलो करता है वो समझा रहे थे। इसका नाम, इसका मतलब है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मींस संचालन करना, यानी ऑपरेट करना, चलाना। सो ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है उन इंडस्ट्रीज के लिए इनके कैलकुलेशन होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का कैलकुलेशन किया जाता है, जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं पर बेड चार्जेस, या फिर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं पर रूम चार्जेस, पर बेड और पर रूम। वैसे ही ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉलो होती है होटल इंडस्ट्रीज में। होटल इंडस्ट्री में हम लोग पर रूम पर डे के कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब कि एक दिन में एक रूम का किराया कितना लगेगा रहने का, ये होटल में कैलकुलेशन होता है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में चलते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इसका फॉलो होता है इस कॉस्टिंग का। यहां पर टन किलोमीटर मींस 1 किलोमीटर गाड़ी जब चल रही है तो 1 टन माल ले जाने के लिए कितना रुपीस का चार्जेस लगाना चाहिए क्लाइंट के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है जैसे बस वगैरह ऑपरेट होता है। बस वी नो वेल, बसेस मींस लाइक जैसे स्टूडेंट स्कूल के बच्चों को अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से स्कूल तक पहुंचाना है तो पर किलोमीटर या फिर उतने डेस्टिनेशन का एक स्टूडेंट से क्या चार्ज लेना चाहिए, उसके कैलकुलेशन के लिए यहां पर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर निकलेगा आपको पर किलोमीटर पैसेंजर फेयर, पर किलोमीटर पैसेंजर फेयर। फ्रेंड्स याद रखिए कि ये स्कूल के लिए भी होगा और जो ट्रैवल्स एजेंसी होती है जो आपको बॉम्बे टू पूना, पूना टू नागपुर, लाइक सच काइंड ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, तो पर पैसेंजर क्या रेट चार्ज होगा, क्या रेट चार्ज करना चाहिए, उसके लिए हम ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को फॉलो अप में लेते हैं। और कभी-कभी ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो कंपनी के बारे में अगर हम सीखेंगे तो वो क्या करते हैं, तो ये पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये कॉस्ट शीट में इस्तेमाल नहीं होता है बट ये इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, बिकॉज ये ऑपरेशन से कनेक्टेड है कि जितना मतलब डे रूटीन बेसिस पर इनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगा, क्योंकि इनका रूटीन कैलकुलेशन होता है। दिस इज व्हाई। वैसे ही हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल थिएटर्स में कर सकते हैं। थिएटर्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे आइनॉक्स हो गया, आपका पीवीआर हो गया, तो यहाँ पर सीट मतलब तो एक सीट का क्या चार्जेस हम लोगों ने कस्टमर से लेना है, क्लाइंट से लेना है, तो वो कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है ऑपरेटिंग यूनिट या ऑपरेटिंग कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करने वाले इंडस्ट्रीज, थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, ट्रैवलिंग एजेंसीज एंड इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो लाइकवाइज यू कैन फाइंड दिस इज द इंडस्ट्री, राइट। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो कैलकुलेशन किए जाते हैं वो क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो हम देख रहे हैं ये एक इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री जो होती है इनको, जैसे मैं ट्रैवलिंग एजेंसी हूं और मैं अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी का मैं कॉस्टिंग निकाल रहा हूं कि मुझे एक क्लाइंट से, एक पैसेंजर से क्या चार्जेस लेने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री चला रहा हूं तो ऑब्वियस है मेरे पास ड्राइवर्स होंगे, मेरे पास सुपरवाइजर्स होंगे, मेरे पास वर्कर भी होंगे और मेरे पास मेरे गाड़ी का मेंटेनेंस का चार्ज आता होगा, मेरा अपना ऑफिस भी होगा जिसके अंदर स्टाफ रखा होगा, उसको सैलरी दे रहे होंगे, ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल जा रहा होगा, अगर ऑफिस रेंट पे है तो उसका रेंट मेरा जा रहा होगा।
तो मैं एक इंडस्ट्री हूं, मैं एक ट्रैवलिंग इंडस्ट्री हूं, तो मैं यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करता हूं सो दैट आई शुड अर्न माय रेवेन्यू फ्रॉम द पैसेंजर। तो मुझे उसके कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अगर मैं हॉस्पिटल चलाता हूं तो हॉस्पिटल को चलाने के लिए इमेजिन करिए कि हॉस्पिटल के अंदर किस किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको करनी पड़ती है और रनिंग कॉस्ट कौन सी करनी पड़ती है। मीन टू से हॉस्पिटल्स के अंदर में स्टाफ मैनेजमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद स्टेशनरी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद ब्ला 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 एक्सपेंसेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। वैसे ही अगर हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, लाइक अगर हम लोग किसी का मटेरियल अगर वन डेस्टिनी टू अनदर डेस्टिनी हम पहुंचा देते हैं तो वो जो मटेरियल पहुंचाने का कॉस्ट हमको लगता है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैं अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हूं तो फिर वही बात कि ट्रक मेंटेन करना होता है, ड्राइवर्स को अपॉइंट करना होता है, उसके बाद ऑफिस होती है, मेरी ऑफिस अगर रेंट पे है तो उसका रेंट देना है, इलेक्ट्रिक बिल देनी है, ऑफिस का स्टेशनरी चलाना है, उसके बाद गैरेज अगर मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरे ट्रक वगैरह है सब गैरेज में रहेंगे, वो रेंट पे है तो उनको देना है, गैरेज के गार्ड का पेमेंट करना है। सो ये सारे एक्सपेंसेस हमको देखने होते हैं। तो ओवरऑल ये कॉस्टिंग क्या है? तो ये कॉस्टिंग है जितनी भी ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड या ऑपरेशन से चलाने से कनेक्टेड जो इंडस्ट्रीज है, उनको जो जो एक्सपेंसेस आता है उन सभी एक्सपेंसेस का हम यहाँ पर एडिशन करते हैं और फिर उसको पर किलोमीटर कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड करते और फिर देखते हैं कि गाड़ी अगर इतने किलोमीटर चलती है तो कितना एक्सपेंसेस गाड़ी को उठाना पड़ेगा। उस एक्सपेंसेस के अंदर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो हम हमारे कस्टमर से, हमारे क्लाइंट से, हमारे जो पर्सन है जिनको हम सर्विस दे रहे हैं उनसे कितना फ्रेट यानी कितना किराया, कितनी सर्विस चार्जेस लगानी चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों हम अभी प्रोसेस सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 3 डिवीजन ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि अगर हमको बनाना है तो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। स्टेटमेंट को हम ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं मैं आपको। इसको ड्राफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, वी नो वेरी वेल दिस इज नथिंग बट अ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर and amount we know well, right? So friends, कोई भी इंडस्ट्री हो अपने पास क्वेश्चन में उसकी डिटेल्स अवेलेबल होगी, मतलब कि उस कंपनी के पास कितने खर्च होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो सब अपने को दिया होगा। तो वो सारे एक्सपेंसेस मतलब क्वेश्चन में अराउंड आपको मिलेंगे 8 to 9 आइटम्स या 9 to 10 आइटम्स भी हो सकते हैं, जितने भी हो अपने को उससे मतलब नहीं, हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 to 9 आइटम्स अगर है तो उसको हमें क्लासीफाई करना होता है। स्टेटमेंट के अंदर हमको उसको क्लासीफाई करना होता है 3 हेड्स में। सबसे फर्स्ट हेड होता है जिसको हम लोग फिक्स चार्जेस बोलते हैं, इसको हमारे सिस्टम में स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। ज्यादातर ये फेमस स्टैंडिंग चार्जेस की वजह से होता है। काफी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस वर्ड मिलेगा, स्टैंडिंग चार्जेस। फिर उसके बाद एक और होता है, कुछ आइटम में यहाँ लिखने वाला हूं इसलिए इतनी जगह छोड़ रहा हूँ। एक होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मतलब आपको ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होने की वजह से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे। उसके बाद सी नंबर रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस मींस गाड़ी को ऑपरेट करते वक्त या ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर उठाना पड़ता है उसको बोलते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। तो मैं आपको भी समझाता हूं कि इन तीनों हेड्स में कौन से आइटम किस तरीके से लिखे जाते हैं। सो दोस्तों देखते हैं 3 हेड्स। नंबर 1 फिक्स चार्जेस या फिर स्टार्टिंग चार्जेस, नंबर 2 repairs and maintenance, number 3 running expenses, right? So what is include in the standing charges? Standing charges में नंबर 1 सबसे पहले रेंट ले लो जो फिक्स होते हैं। इसमें वो आइटम आते हैं जो मंथली बेसिस पे फिक्स होते हैं। मंथली बेसिस 10,000 पर मंथ या ईयरली बेसिस पे फिक्स होते हैं। साल का 12,000, महीने का 10,000। सो लाइकवाइज जिसका फिक्स अमाउंट है, जिसका गाड़ी के रनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, आपका ट्रक चले या ना चले, आपकी बस रहे दौड़े या ना दौड़े, आपको जो रेंट आना है वो लगना ही है। आपको जो आपने पर्सन अपॉइंट किए हैं, मैनेजर्स अपॉइंट किए, उसकी सैलरी आपको देनी है। अगर आपने लोन उठाया है तो आपको इंटरेस्ट भरना ही है। तो इनका रनिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसका आपके मैनेजमेंट कॉस्ट से कनेक्शन होता है जो कि आपको फिक्स बेसिस पे स्पेंड करना होता है।
इस हिसाब से तो रेंट जैसे आइटम हो गया, फिक्स हो गया, ये रेंट हो गया, ये किसका रेंट हो गया आपका, ऑफिस का। वैसे ही एक होता है गैरेज का रेंट, अगर आपका गैरेज आप चलाते हो, गैरेज मेंटेन करते हो तो गैरेज का रेंट आपको आएगा। फिर उसके बाद अगर आपने लोन उठाया है तो उसका इंटरेस्ट आपको फिक्स भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई लाइसेंस फी, आपने लाइसेंस लेके रखा हुआ है, अफकोर्स आप ये इंडस्ट्री ऑपरेट करते हो, हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हो, आप थिएटर ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस का रिन्यूअल लगता है ईयरली, वो फिक्स बेसिस पे यहाँ पे आता है। नेक्स्ट फिक्स बेसिस पे डेप्रिसिएशन आता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन के बारे में कंफ्यूजन है लोगों को कि ये कभी रनिंग में जाता है तो कभी फिक्स में आता है, तो ये कंफ्यूजन एग्जैक्टली क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। डिप्रिसिएशन अगर आपके क्वेश्चन में लाइफ दी है, जैसे एसेट 1 लाख की है और उसकी लाइफ है 5 इयर्स, तो आप 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 मींस एसेट हर साल 20 हजार से डेप्रिशिएट होगी। तो ये लाइफ के हिसाब से ये फिक्स है, तो इसलिए इसको हम लोग फिक्स में काउंट करते हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द लाइफ जाना है, इसका रनिंग से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ट्रक है जिसको हमने 1 लाख में खरीदा हुआ है, उसकी लाइफ 20,000 किलोमीटर है, तो 20,000 किलोमीटर उसकी लाइफ है, इसका मतलब हुआ कि उसका पर किलोमीटर कॉस्ट 5 रुपए होगा। तो जितना वो चलेगा उतने से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो जब किसी एसेट की लाइफ किलोमीटर्स में दी होती है तो उसको रनिंग में लिखते हैं, और जब किसी एसेट की लाइफ आपको ईयर्स में दी है, ओनली ईयर्स, तो उसको हम लोग फिक्स हेडिंग में लिखते हैं। बस इतना याद रखिए, देयर इज नो मैटर ऑफ कंफ्यूजन, इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, तो डेप्रिसिएशन जैसा एक आइटम हो गया। उसके बाद रेंट, गैरेज, लाइसेंस फी, डेप्रिसिएशन, एंड द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जैसे आइटम ये फिक्स में आते हैं। और अगर किसी की सैलरी है स्टाफ में, जैसे स्टाफ सैलरी में ड्राइवर भी आता है, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ड्राइवर सैलरी सर कहाँ लिखे, तो ड्राइवर सैलरी हो या सैलरी मेंबर की हो, सैलरी मैनेजर की हो, फिक्स में ही आएगी। अपना दिमाग यूज करिए। सैलरी वो चीज होती है जो किलोमीटर बेसिस पे नहीं दी जाती है, वो दी जाती है आपको मंथली बेसिस पे, जिस वजह से आपकी गाड़ी ऑपरेट हो या ना हो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। इवन आपका ड्राइवर खाली बैठे रहे तो भी आपने उसको अपॉइंट किया है, आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, जिस हिसाब से वो आइटम में आएगा, फिक्स चार्जेस में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे फिक्स चार्जेस के आइटम्स। आई होप कि आपको ये सारे आइटम समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, ट्रक चलता है जाता है, आप बस इंडस्ट्री हो, मतलब आप ट्रैवलिंग एजेंसी हो, आप अपने बसेस को ऑपरेट करते हो, तो मेंटेन भी करना होता है, जिसके मेंटेनेंस में टायर का मेंटेनेंस आता है, जिसके मेंटेनेंस में गाड़ी का और बाकी जो इंजन वगैरह का पार्ट है, कोई अगर पार्ट सपोज वार्म आउट हुआ है उसको चेंज करना है, तो ये सारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। तो जो भी आपको बोला गया है या दिया गया है तो समझ जानिए। सपोज फॉर एग्जांपल बोला उन्होंने रिपेयर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। उन्होंने बोला कि टायर कॉस्ट इतनी लगी, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग। दे आर नो डाउट कि दे आर रिलेटेड विद द रनिंग, बट दे आर द पार्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आपके इसमें सेपरेट हेड बताया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बस यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ ज्यादा आइटम नहीं आते हैं। यहाँ जैसा आता है रिपेयर्स और यहाँ पे आता है टायर कॉस्ट, यानी कि टायर का एक्सपेंडिचर, टायर का मेंटेनेंस। ये दो टाइप के आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, दिस इज कॉल्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और बोल के भी आता है, बहुत बार तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है लिख कर आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तो यू जस्ट हैव टू पुट दैट आइटम इन द हेडिंग ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हियर। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, रनिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर एक दो आइटम बहुत काफी ब्यूटीफुल है जो कंफ्यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी। रनिंग एक्सपेंसेस मींस व्हाट? गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए, चलाते वक्त, चलाने के लिए जो कॉस्ट बियर करनी होती है उस कॉस्ट को बोलते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि पेट्रोल, आपको ऐसे पता ही होगा गाड़ी जितनी चलेगी उतना पेट्रोल लगेगा। डीजल, कोई अगर चीज डीजल बेसिस पे चलती है तो उसका एक्सपेंसेस हमको उठाना पड़ेगा, डीजल का हो गया, पेट्रोल का हो गया। और अगर आप ड्राइवर्स को वेजेस दे रहे हो
ट्रैवल्स को वेजेस मींस अकॉर्डिंग टू द जर्नी। अगर आप उसको मंथ बेसिस पे दे रहे हो तो उसको फिक्स में लिख दीजिए आप, लेकिन अगर आप उसको किलोमीटर बेसिस पे दे रहे हो तो उसको आप यहाँ पे लिखिए रनिंग एक्सपेंसेस में। ओके, और आपके क्वेश्चन में मतलब मेंशन होगा, और जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल, ये भी आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। मतलब ये ऑयल जैसी चीज है, ये रनिंग से कनेक्टेड, जितना आप गाड़ी को ऑपरेट करेंगे उतनी गाड़ी का ये एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा। इमेजिन आपकी गाड़ी खड़ी है तो पेट्रोल नहीं लगेगा, ऑयल नहीं लगेगा, उसके बाद आपको लुब्रिकेंट ये सब नहीं लगेंगे, डीजल नहीं लगेगा, तो ये कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी चल रही है या गाड़ी आपको चलाना है तो ये एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। इस वजह से इसको रनिंग एक्सपेंसेस की हेड में लिखा गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आइटम्स को हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और इस तरीके से हमको ये सारे आइटम का टोटल मिल जाता है। दिस इज नोन एज टोटल कॉस्ट, इसको लिखते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। और फ्रेंड्स, ये टोटल कॉस्ट आने के बाद इसके अंदर ऐड किया जाता है आपका प्रॉफिट। लेकिन बिफोर दैट, टोटल कॉस्ट में बहुत बार कभी कभी क्वेश्चन में टैक्स के बारे में बताया जाता है। टैक्स दैट इज 50%, तो 50% ऑफ टेकिंग बोला जाता है। तो टैक्स इज 50% ऑफ टेकिंग मींस व्हाट? तो 50% ऑफ टेकिंग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सिंपल, टेकिंग इज व्हाट, लाइक जैसे टैक्स ऐड कर दिया आपने, तो टैक्स ऐड करने के बाद एक वैल्यू आ जाती है, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं फिर नेट प्रॉफिट, जो भी पर्टिकुलर परसेंट होता है, लाइक 25% ऑफ टेकिंग। ये टेकिंग वर्ड क्या है मैं आपको समझा दूं, ऐसे ज्यादातर आता है इसलिए मैं आपको ये वर्ड से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। उसके बाद यहाँ जो फाइनल आता है इसको बोलते हैं टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग का मतलब होता है फ्रेट। टोटल टेकिंग मींस होता है फ्रेट, यानी कि कितना गाड़ी का किराया आप चार्ज करोगे सामने वाले पे। दिस इज नोन एज फ्रेट, दिस इज कॉल्ड टोटल फ्रेट। ओके, सो दोस्तों ये टेकिंग क्या होता है मैं आपको ये हाईलाइट कर दूं। टोटल कॉस्ट आने के बाद अगर आपने क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया है तो उसको ऐड करिए, फिर एक चीज आ जाएगी, फिर इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करिए, तो फिर आपका एक किराया आ जाएगा, मतलब इतना किराया आपने चार्ज करना चाहिए। ओके, तो टेकिंग मींस ये इसके ऊपर बोला जा रहा है, जिसको हम लोग हमारे कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में कभी सेल बोलते हैं, यानी कि हम लोगों ने सेल के ऊपर प्रॉफिट का रेट देना है, तो ये टैक्स का रेट सेल के ऊपर है, ये प्रॉफिट का रेट भी सेल के ऊपर है। तो जब भी आपको कभी बोले कि 25% ऑन टेकिंग, 50% ऑन टेकिंग, तो इस वक्त टेकिंग को ऐसे 100 मान लेना है। इसको आपने बोला है 25% ऑफ टेकिंग, तो इसको आपने 25 मान लेना है, 25% ऑफ 100। फिर जो भी आएगा तो ऑब्वियसली इसका टोटल आएगा 75। फिर आपने 50% ऑफ टेकिंग बोलना है, तो 100 का 50% यानी ये 50 आ जाएगा, मींस ये आ जाएगा आपका 25। यानी ये वाली जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपकी कितनी परसेंट है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये टैक्स कितना निकलेगा, और इसमें जब टैक्स निकलेगा तब ऐड होगा, फिर ये टोटल आएगी, फिर इसके ऊपर नेट प्रॉफिट ऐड होगा, फिर ये टोटल आएगी। सो फ्रेंड, मैं ये 100 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है क्वेश्चन में, फ्रेट्स की वैल्यू आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होती है, जिस वजह से वो आपको उसको 100 ट्रीट करना है, सो दैट कि जो अवेलेबल कॉस्ट है उसके बेसिस पे हम टैक्स निकाल सके, उसके बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट निकाल सके। इस वजह से तो मैंने टेकिंग को 100 ट्रीट किया है यहाँ पर, क्योंकि वो मिसिंग होता है क्वेश्चन में। उस टेकिंग का 25% प्रॉफिट आ गया, तो जब मैंने इसको रिवर्स बैक किया तो 75% आ गया। फिर उसके बाद 75% आने के बाद मैंने बोला 50% ऑफ टैक्स, टैक्स इज 50% ऑफ टेकिंग, तो टेकिंग 100 है, उसका 50% 50 आएगा। फिर 75 में से वो लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि वो यहाँ ऐड करने से इतना आता है तो ये लेस करने से इतना आएगा। मींस आपकी ये वाली कॉस्ट 25% हो जाएगी, तो 25 के लिए इतना, तो 50 के लिए कितना, 25 के लिए इतना, तो 50 के लिए कितना, तो आपको ये कॉस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप इजीली इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, 75 के लिए इतना तो इसके लिए 25 के लिए कितना, या फिर आप 25 के लिए इतना तो 25 के लिए कितना। एक तो इसको बेस बनाएंगे या फिर इसको बेस बनाएंगे, आप बेस किसको बना, परसेंटेज एक्यूरेट निकलेगा। फिर ये वैल्यू आने के बाद इसको ऐड करेंगे, दिस विल गेट द टोटल फ्रेट हियर,
टोटल फ्रेट। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था, ये है हमारा प्रोफार्मा और ये है हमारे कुछ कैलकुलेशंस। एक और छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल निकलता है वो किस चीज का मतलब किस तरीके से कैलकुलेट होता है। बहुत बार हमारे क्वेश्चन में डीजल जो दिया रहता है इस तरीके से बोला रहता है 25 रुपया पर लीटर, यानी अगर बोला क्वेश्चन में दिया रहता है 25 रुपीज पर लीटर। तो दोस्तों अब इससे आप डिसाइड कैसे करेंगे कि 25 रुपीज पर लीटर, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको गाड़ी कितने लीटर हमको पेट्रोल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन में एक और चीज हिंट के तौर पे दी रहती है, यहाँ पे बताया रहता है कि गाड़ी जो है 2 लीटर कंज्यूम करती है या 3 लीटर कंज्यूम करती है पर किलोमीटर, मतलब एवरेज दिया रहता है गाड़ी का एवरेज दिया रहेगा 2 लीटर पर किलोमीटर। यानी इससे ये पता चल जाएगा इन दो चीजों से हम डीजल या पेट्रोल की कॉस्ट को निकाल सकते हैं। एक तो उसने 25 रुपीज पर लीटर दिया आपको और दूसरा 2 लीटर पर किलोमीटर बोला हुआ है। इसका मतलब ये हमारा हिंट है ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में बताया गया या फिर हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन में कभी कभी क्लियर बताया जाएगा कि 1000 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो इससे हम लोग इसको इस तरीके से निकालेंगे। अगर गाड़ी का एवरेज 2 लीटर पर किलोमीटर है या 1 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1 किलोमीटर में अगर 2 लीटर का पेट्रोल लगता है तो 1000 किलोमीटर गाड़ी चली है तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। तो नंबर ऑफ लीटर्स निकल जाते हैं। 1 किलोमीटर में 2 लीटर लगा है तो 1000 किलोमीटर में कितना, तो 1000 किलोमीटर के हिसाब से तो 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इस हिसाब से 2000 लीटर्स। और वैसे भी देख सकते हो आप 1 किलोमीटर में गाड़ी 2 लीटर पेट्रोल खा रही है, तो 1000 किलोमीटर में 2000 लीटर खाएगी, तो 2000 लीटर आपका आ गया। नंबर ऑफ लीटर्स यानी गाड़ी जितनी रन हुई है उसमें 2000 लीटर का पेट्रोल कंज्यूम हुआ है। अब मैं पेट्रोल की कॉस्ट निकालूंगा या डीजल की कॉस्ट निकालूंगा, तो 2000 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 25, तो 2000 इंटू 25 इसकी वैल्यू आएगी 50,000। तो इस तरीके से हमारी पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट निकलती है। तो ये है पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट निकालने का फार्मूला। फ्रेंड एक और चीज मुझे इस चैप्टर में बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का क्लाइमेक्स पॉइंट है जिसके बिना हम क्वेश्चन को मतलब फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, टोटल किलोमीटर कैसे निकालते हैं और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं। अगर बस है तो, अगर आपका ट्रक है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, यानी कि आप माल इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो टोटल किलोमीटर एंड टोटल टन किलोमीटर कैसे निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूं इस टॉपिक के अंदर में, तो वो देखते हैं। देखिए, जब भी हम टोटल किलोमीटर निकालने के बाद दो आंसर है यहाँ पे, टोटल किलोमीटर और टोटल टन किलोमीटर। तो जब भी हम टोटल किलोमीटर निकालने की बात करते हैं तो याद रखिए क्वेश्चन में सारी चीजें हिंट के तौर पे अवेलेबल रहती हैं। द हिंट नंबर 1 कि गाड़ी आपकी एक दिन कितना चलती है, पर डे कितना चली गाड़ी, ऐसा बताया रहता है। अगर उन्होंने बोला कि 50 किलोमीटर पर डे आपकी गाड़ी चलती है, 50 किलोमीटर, तो वो 50 किलोमीटर सॉरी ऐसे नहीं दिया रहेगा, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, आपको बताया रहेगा क्वेश्चन में कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करती है एक दिन में। जैसे नागपुर से जा रही है XYZ प्लेस में, तो उसका डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर है 1 जाने का, और वहां से अगर वापस आती है तो ऑफकोर्स 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बताया जाता है क्वेश्चन में कि गाड़ी
एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जा रही है, नागपुर से XYZ प्लेस पे जा रही है, तो उसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो फिर आपको ये भी बताया जाता है कि एक दिन में वो कितनी ट्रिप मारती है, वो गाड़ी कितनी ट्रिप करेगी। तो बताया जाता है क्वेश्चन में कि एक दिन में वो 2 ट्रिप करने वाली है। तो 2 ट्रिप का मतलब होता है एक बार गई एक बार आई, दैट इज 1 ट्रिप, राउंड ट्रिप बोलते हैं उसको। एक बार गई एक बार आई, ये पहला ट्रिप हो गया, ये पूरा ट्रिप हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ट्रिप एक बार गई और एक बार आई। तो अगर 2 ट्रिप निकालते हैं तो ये 40 किलोमीटर रन हो गया। कैसे? जाना 10 किलोमीटर, फिर आना 10 किलोमीटर, फिर जाना 10 किलोमीटर, फिर आना 10 किलोमीटर। तो जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर वन साइडेड है, तो हम ये दो ट्रिप दिए थे उसको हम लोग 4 ट्रिप बोलेंगे। इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग 2 ट्रिप से इंटू करेंगे तो डेफिनेटली इंटू 4 करना पड़ेगा, या फिर इसको अपने को 4 ट्रिप बोलना पड़ेगा। यानी इस तरीके से करना पड़ेगा, जाना 10 किलोमीटर फिर आना 10 किलोमीटर, तो इसको 4 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा। 2 ट्रिप यानी कि 4 टाइम्स, 1 ट्रिप यानी कि 2 टाइम्स, 3 ट्रिप्स यानी कि 6 टाइम्स। मतलब ये जो डिस्टेंस है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसलिए 10 किलोमीटर इंटू 4 ये पर डे हुआ। आपके क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी महीने में कितने दिन चलती है या साल में। अगर महीने में दिया तो आप पूरा महीने के हिसाब से कैलकुलेट करिए, और ये भी कैलकुलेशन पूरे महीने के हिसाब से कैलकुलेट करिए। तो आपकी गाड़ी अगर महीने में सपोज 20 दिन चलती है, 20 डेज, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 10 इंटू 4 यानी 40, 40 इंटू 20 यानी कि 800। तो 800 किलोमीटर्स गाड़ी आपकी चलती है महीने भर यानी 20 दिन में। तो ये हो गया आपका टोटल किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं छुट्टी उट्टी की बात बताइए क्वेश्चन में कि 2 दिन ट्रक चलाई नहीं, 2 दिन ट्रक रिपेयर हो रहा था, तो आप 20 में से 2 दिन लेस कर दीजिए। इसका मतलब 18 डेज हम यहाँ ले सकते हैं। उसका प्रिकॉशन हमको थोड़ा रखना पड़ेगा कि ट्रक उस वक्त एक दिन रुका था या मेंटेन हो रहा था, ऐसी थोड़ी बहुत हिंट आपको दे सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे देते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल एवरेज लेवल पे पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं देगा। अभी ये मैंने जो आपके सामने निकाला है, दिस इज टोटल किलोमीटर। अभी मैं आपके सामने बताऊंगा टोटल टन किलोमीटर कैसे निकलता है, वो भी बहुत आसान है, सेम सिमिलर। ये टोटल टन किलोमीटर, अगर आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, अगर बस है तो पैसेंजर, टोटल टन किलोमीटर, ट्रक है तो टन किलोमीटर, बस है तो पैसेंजर किलोमीटर। कैसे निकालेंगे? सो सेम 10 किलोमीटर गाड़ी चली, 4 बार रिपीट हुआ डिस्टेंस, 20 दिन चला, इनटू आपकी गाड़ी कितने टन लेके जाती है और कितने टन लेके आती है, उसके हिसाब से। अगर आपकी गाड़ी जाना आना सेम टन में कर रही है, तो अगर सपोज 5 टन माल लेके जाती है और 5 टन माल लेके आती है, तो आप इसको 5 टन से इंटू कर दीजिए। लेके जाती है और लेके आती है, क्योंकि ये 4 टाइम्स लेके जाती है लेके आती है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका सीधा टन किलोमीटर निकलेगा। मतलब दोस्तों ये आ जाएगा आपको, ये 4000 टन किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये आपका जो आंसर हुआ, दिस इज 4000 टन किलोमीटर। अभी चलो मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ चेंजेस, कि अगर मान के चलो आपकी गाड़ी यहां से जाती है 5 टन लेकर और वहां से आती है 3 टन लेकर, तो अब इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? 5 टन लेके जाती है और 3 टन लेके आती है, तो सिंपल है दोस्तों, इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग। जैसे कि 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो अब 5 टन किलोमीटर लेके जाती है, मतलब जाने का 2 ट्रिप मार रही है, अगर वो है दिन में 2 ट्रिप, तो 5 टन एक बार जा रही है, फिर 5 टन एक बार जा रही है, आ रही तो 3 टन लेके आ रही है, राइट। तो इसका मतलब ये जो 10 किलोमीटर जा रही है, तो फर्स्ट डिस्टेंस 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 5 टन के लिए, इंटू 5, ये हुआ 5 टन के लिए, मतलब 5 टन, 5 टन्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम इसके अंदर में प्लस कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे इसके अंदर में कितना टन हो, ये जाने का टन हो गया, अब आने का 10 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि वापस आएगा भी 2 बार वापस आएगा, 2 बार जब जाती है तो 2 बार आती भी है, तो 2 बार इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, इंटू यहाँ पे करेंगे हम 3 टन्स, दिस विल बी 3 टन्स, इसको 3 से इंटू कर देंगे। फिर ये जो भी टोटल टन निकलेगा, टोटल टन किलोमीटर, उसको नंबर ऑफ डे से इंटू कर देंगे। मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएगी उसको हमारे नंबर ऑफ डेज दैट इज 20 डेज से इसको हम इंटू कर देंगे 20 डेज। तो
तो वी विल हैव टोटल टन किलोमीटर। फ्रेंड्स बस याद रखना है कि टन किलोमीटर निकालते हो उसको नंबर ऑफ टन से इंटू करना है, दैट्स इट, टन किलोमीटर मिल गया। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा क्या फार्मूला सिखाया हूं। इसका मैं एक सेपरेट आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे हम, जो उसमें टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ये जो कैलकुलेशन है इसके हम और डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ गया होगा और आप इस वीडियो को बार बार रिपीट देखिए तो आपको सारी चीजें वापस रिपीट समझ जाएगी। और अगर कोई चीज नहीं समझती है तो आप मुझे ऑफ कोर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9881163565। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।